हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। हेलो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक इस वीडियो में कवर अप करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें डिपेंडेंसीज भी हैं, ठीक है ना। प्लस एक इंटीग्रिटी रूल का कंसेप्ट है, उसको कवर अप करूंगा मैं और नॉर्मलीज को समझाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस पर लाइक और कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलते हैं हम इस वीडियो पे। टॉपिक है आज का इंटीग्रिटी रूल्स, डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशंस। ओके, सो होता क्या है, पहले तो बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। यार ये 3 क्वेश्चंस एग्जाम से बहुत बार आए हैं, ठीक है ना। ये वाले डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है जो आप कंडीशंस इम्पोज कर रहे हो कि क्या कंडीशन है। इंसर्ट करने से पहले आप ये देखोगे कि उस स्टूडेंट का रोल नंबर होना जरूरी है। इंसर्ट करने से पहले आप ये देखोगे कि ये फॉरेन की के कंसेप्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके डेटा एक्यूरेट रहे, आपका डेटा सही रहे, उसी के लिए कंस्ट्रेंट्स को यूज़ किया जाता होता है। तो कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी आपके डेटाबेस की बनाए रखने के लिए। 3 मेन है, डोमेन, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। चलते हैं आगे। डोमेन इंटीग्रिटी, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज। ये शायद मैं पिछले वीडियो में भी कवर कर चुका हूं। जैसे एक जेंडर कॉलम है, तो जेंडर कॉलम में आप क्या डाल सकते हैं, लेट्स से मेल के लिए m, फीमेल के लिए f और अदर्स के लिए o। कोई और वैल्यू आप नहीं डालना चाहते, यही 3 वैल्यूज है। दिस इज कॉल्ड द डोमेन, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना। तो वही चीज, ऑल वैल्यूज इन द कॉलम ऑफ द रिलेशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम सेम डोमेन, वहीं से उठानी चाहिए। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट मे बी असाइन्ड टू एन एट्रीब्यूट। जैसे जेंडर में मेल, फीमेल और अदर हो सकता है। या आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी सेट करना चाहते हो, तो मिनिमम 10,000 होगी इसकी उसकी सैलरी, मैक्सिमम जैसे 1 लाख होगी। इसके बीच बीच में आप सैलरी रखना चाहते हो, डिसाइड करना चाहते हो, तो ये आपका एक डोमेन होगा कि इस इन वैल्यूज के अंदर अंदर से डोमेन आपका उठेगा, ठीक है। तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट कहलाता है। अब आगे बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की जब आप बनाते हो तो प्राइमरी की ऐसी होनी चाहिए जो कभी खाली ना हो, तो यही चीज आपके एंटिटी इंटीग्रिटी कहता है। अगर आपने स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की रखा है तो रोल नंबर कभी आपकी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है कि हर एक रिलेशन में प्राइमरी की हो जिसकी वैल्यू डाटा वैल्यू वैलिड हो और नल ना हो, ठीक है ना। सो इन शॉर्ट ये क्या है कि ये नल नहीं होना चाहिए। अब ये एक सिचुएशन मैंने लिखी है, जैसे ये एक टेबल रख रहे हो आप, इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है और उसका ईमेल आईडी है। स्टूडेंट आईडी के नीचे ये अंडरलाइन लगा है तो इसका मतलब ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की में ये एंट्री अगर खाली है तो ये गलत है। तो यही बताया है कि ये गलत है कि आप कभी भी प्राइमरी की फील्ड को खाली नहीं छोड़ोगे, ये एंटिटी का रूल है। ओके, फिर बात करते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल, रेफरेंस किसी दूसरे टेबल के कॉलम को रेफर कर रहे हो तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहलाता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट डायरेक्टली फॉरेन की को रिलेट करता है और कहता है कि अगर आपके दो टेबल हैं तो एक टेबल की वैल्यूज और दूसरे टेबल से रिलेट कर रही है। जैसे ये मास्टर टेबल है, मास्टर टेबल का ये एक्स कॉलम है जो प्राइमरी की है, ठीक है ना, और ये एक अदर टेबल है, ठीक है ना। अदर टेबल में आप इस एक्स कॉलम को रेफर कर रहे हो तो अगर x में 1 पड़ा है तभी यहाँ पे 1 आए, अगर x पे 2 पड़ा है तभी यहाँ पे 2 आए, अगर x पे 3 नहीं पड़ा तो ये 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट कहता है, ठीक है। तो हैविंग ए मैच वैल्यू इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी की, या खाली, हाँ खाली छोड़ सकते हो, प्राइमरी की को आप खाली नहीं छोड़ सकते, यानी नल नहीं रख सकते हो, लेकिन फॉरेन की को नल रख सकते हो। अब ये एग्जाम्पल है, देखिए, ठीक है ना। तो ये आपका एक टेबल है कस्टमर, ये कस्टमर आईडीज हैं, उनके नाम है, ठीक है ना। इन कस्टमर्स ने कौन कौन से ऑर्डर किए हैं तो ये ऑर्डर्स की लिस्ट है। तो ये ऑर्डर नंबर 1 किसने किया है, C11 कस्टमर राहुल ने। ऑर्डर 2 किसने किया है, C22 ने। लेकिन ये एंट्री गलत है, C88 तो कोई है ही नहीं कस्टमर भैया, ये किसने ऑर्डर कर दिया। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल का आपका एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वही चीज बताया गया है कि एनी कस्टमर आईडी दैट अपीयर्स इन दिस कॉलम मस्ट अपीयर इन दिस कॉलम फर्स्ट। तो C88 आपका नहीं चलेगा, समझ गए। तो ये आपके एंटिटी इंटीग्रिटी रूल्स के कंस्ट्रेंट्स हैं। इंटीग्रिटी टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन या नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले हम समझना चाहते हैं
कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, ना इंसर्ट करने में, ना डिलीट करने में, ना मॉडिफाई करने में, ना डाटा फेच करने में, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, और मिनिमल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब रेपिटेशन ना हो, किसी भी चीज की रेपिटेशन कम से कम हो, ना के बराबर हो, ठीक है ना। अब हम जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं ये हमारा कोर्स टेबल है कि किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया। जैसे आप बीसीए कहते हो, एमसीए कहते हो, तो मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इनके सब्जेक्ट कोड है। और किन स्टूडेंट्स ने इन कोर्स में एडमिशन लिया है, तो वो स्टूडेंट का डिटेल है, स्टूडेंट का डिटेल, और उसको वो किस कोर्स में एडमिशन लेके बैठा हुआ है। तो ये दोनों रिलेशंस वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, इसमें रेपिटेशंस के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कहाँ पे क्या गलती होगी। अब देखो, कंसिडर द स्टूडेंट रिलेशन स्पेसिफिकली, कहता हर एक रो एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखेगी, सिर्फ एक की ही रखेगी। हर एक रो में आईडी, नेम, डीओबी चीजें रखी जाएंगी। रोज को ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो अब आप क्या करते हो कि दो टेबल्स रखने की बजाय, मान लो आप कहते हो कि हम एक ही टेबल में डाटा रखेंगे भाई, स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोग्राम आईडी, मास्टर प्रोग्राम नेम, तो ये अभी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये समझाता हूं मैं आपको विद एग्जांपल्स। देखो जरा, पहली चीज कहता है ईच रो कंटेन्स डिटेल्स दैट डिस्क्राइब ए स्टूडेंट ए प्रोग्राम। तो पहले मैंने बताया है कि भैया हर एक टेबल में, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट के भी डाटा और प्रोग्राम का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अनोमलीज हैं। अनोमलीज मतलब मुश्किलें, गलतियां होंगी, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि रिडंडेंट डाटा पड़ा हुआ है। तो तीन तरह की मेन अनोमली होती हैं, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट अनोमली। एज यू कैन सी, इंसर्ट करने में दिक्कत आ रही है, डिलीट करने में और अपडेट करने में। तो समझते हैं एक एक करके कैसे होगी। अब ये सिचुएशन देखो, मान लो आप कहते हो कि हम एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा लेट्स से यू इंट्रोड्यूस अ न्यू कोर्स, ग्रेड सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब जब आप ये कॉलम ऐड करते हो, आपके पास ये दो वैल्यूज तो हैं, बट व्हाट शुड बी प्लेस्ड हियर, क्योंकि इस कोर्स को अभी तो किसी ने लिया ही नहीं है। तो इंसर्ट करने में स्ट्रेट अवे आप देखो कि अगर आप टेबल को इस तरीके से बना रहे हो, दो टेबल्स बनाने के बजाय एक, यानी कि ऐसे डाटा रखने के बजाय आप डेटा ऐसे रख रहे हो, तो दिक्कत क्या आ रही है कि अगर आप एक नया प्रोग्राम इंसर्ट करते हो तो बाकी एंट्रीज खाली रह जाएंगी, तो ये प्रॉब्लम हो गई। और वैसे भी ये डलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट आईडी तो प्राइमरी की है, तो एरर दे देगा एंटिटी इंटीग्रिटी का। अब बात करते हैं डिलीट अनोमली की। मान लो आपने एरिक जोन्स का इन्फॉर्मेशन डिलीट करना है, या मान लो राकेश सिंह का इन्फॉर्मेशन डिलीट करना है। जब आपने राकेश सिंह का इन्फॉर्मेशन डिलीट किया तो आप ध्यान दो, PF74 कोर्स मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गायब हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है ना, मैंने गलत टाइप कर दिया है। इंक्लूड्स इट नेम एंड द फैक्ट दैट इट इज इवन एग्जिस्ट इज नाउ लॉस्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ये डिलीट अनोमली है। तो इंसर्ट करने में भी दिक्कत हुई, नया कोर्स इंसर्ट नहीं हो रहा है। डिलीट करने में भी दिक्कत आ रही है कि बाई चांस आप स्टूडेंट डिलीट करते हो तो साथ में कोर्स ही डिलीट हो जाता है। और अपडेट अनोमली, अगर आपने चेंज करना होगा तो आपको दो जगहों पे चेंजेस करनी पड़ जाएंगी। आप मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को मास्टर इन्फॉर्मेटिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दो जगह पे चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा एंट्रीज हुई तो फिर और दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ जाएंगी। तो ये दिक्कतें हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट अनोमली का मतलब क्या होता है वो समझाया है, ठीक है ना। Imagine that an error has been made while making the update and not all the rows have been updated. What is the correct program name for CF75? Also consider what would happen if you had to update hundreds of। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको, ठीक है ना। वेल स्ट्रक्चर्ड अब क्यों नहीं था वो, भैया वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, क्यों नहीं था? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में दिक्कतें आ रही थी, क्यों नहीं था? द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट एक ही टेबल में आप दो अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसाइड वन टेबल you are collecting the data of student as well as you are collecting the data of program, तो it straight away will create the problem। अगर दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है तो बेटर है आप इनको अलग अलग कॉलम्स में रखो और एक कॉलम कॉमन रख के उसको फॉरेन की बना लो, यही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आता है नॉर्मलाइजेशन कि बाई चांस आपने डेटाबेस बनाते हुए इस तरीके की गलती कर दी है कि भाई आपने दो बंदों के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डेटा एक ही टेबल में रख दिया है, तो आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में दिक्कत आ रही है। तो इसको सही करने का काम को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज अ रिफाइनमेंट प्रोसेस बाय विच हम क्या करेंगे, पुअरली स्ट्रक्चर्ड टेबल को तोड़ देंगे 2 या 3 हिस्सों में, ताकि उसमें वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना आसान रहे। तो नॉर्मलाइजेशन है क्या? एक टेबल है, उस टेबल में मान लो 10 कॉलम्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप इनको तोड़ देते हो
ठीक है ना, 6 कॉलम एक तरफ ले जाते हो, 4 कॉलम एक तरफ ले जाते हो, ठीक है ना, यही नॉर्मलाइजेशन करता है। ऐसा करने से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन इस तरफ चलेगी, एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन इस तरफ चलेगी, इन दोनों को रिलेट करने के लिए आपने फॉरेन की का कंसेप्ट यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो यही नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन इज ए रिफाइनमेंट प्रोसेस और ए process by which a large table is decomposed into small tables, and by doing so the different anomalies like insert, update, delete are removed from your table। ठीक है, 2 के डिवीजन करे, 3 के डिवीजन करे, ये डिपेंड करेगा। ओके, अब आती हैं नॉर्मल फॉर्म्स। आप किस स्टेज पे हो, कौन सी प्रॉब्लम आप हटा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, तो अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स आती हैं, ठीक है ना। सो नॉर्मलाइजिंग अ रिलेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इट फ्रॉम वन नॉर्मल फॉर्म टू अनदर। अब अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। A normal form is a state of relation that results from applying simple rules regarding dependencies। अब नॉर्मलाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, कुछ टर्म्स आती हैं डिपेंडेंसीज, आप डिपेंडेंसीज रिमूव करते जाओगे, ठीक है ना, तो आपकी नॉर्मल फॉर्म्स चेंज होती जाएंगी। जैसे कि 1NF है, 2NF है, 3NF है, 4NF है, 5NF है। 1 से 2 पे आओगे तो किसी एक डिपेंडेंसी को रिमूव कर दोगे। हर एक नॉर्मल फॉर्म की एक डिपेंडेंसी से रिलेशन है, ठीक है ना। हम 3 नॉर्मल फॉर्म तक अगर आप कर लोगे तो बहुत है, वैसे तो 4 5 BC है ना, बहुत कुछ है, पर 1 2 3 की डेफिनेशन अच्छे से कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। 4 एंड 5 रेयरली वी यूज। तो इतनी सारी है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ आता है BCNF। BCNF का पूरा नाम है बॉयज कोड। 4th नॉर्मल फॉर्म, 5th नॉर्मल फॉर्म, डोमेन की, देयर इज सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। पर हम फोकस 3 एंड BCNF तक ही रखेंगे अपनी वीडियोज में, क्योंकि यही मोर देन इनफ है। और देखो नॉर्मलाइजेशन का एक ओवरऑल डायग्राम मैं बता रहा हूँ कि भाई टेबल है विद मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मतलब वही 10 कॉलम्स हैं। वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा, जब आप मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी हटा दोगे। सेकंड में कब आएगा, जब आप पार्शियल डिपेंडेंसी हटा दोगे। थर्ड में कब आएगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटाने से। BCNF में कब आएगा, रिमूव रिमेनिंग एनॉमलीज रिजल्टिंग फ्रॉम FD से जो भी एनॉमलीज या दिक्कतें आ रही है उसको हटा दो। मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी हटा दोगे 4 पे आ जाओगे, ठीक है ना। सारी एनॉमलीज हटा दोगे 5th पे आ जाओगे, इससे आगे नहीं होता कुछ, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल आपको डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हर एक नॉर्मल फॉर्म में हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब ये 2NF है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म थ्रू टू BCNF, ऑल डिपेंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो BCNF तक अगर आप टर्म की बात कर रहे हो, 1NF, 2NF, BCNF, 3NF, तो इन द एंड आपको एक टर्म फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझना पड़ेगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है, जैसे एक कॉलम है x और एक कॉलम है y। अगर x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है y की वैल्यू, तो ये FD कहलाता है, ठीक है ना। इसको मैं समझाऊंगा अभी, देखते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन डिपेंडेंसीज आर कोर टू डेटाबेस डिजाइन, यू मस्ट अंडरस्टैंड FDs थोरोली। तो आपको नॉर्मलाइजेशन समझना है तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी अच्छे से समझना पड़ेगा। समझते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी उसी एग्जांपल में। तो ये टेबल था आपका, कहता आप एक स्टूडेंट आईडी उठाओ, जैसे कि 002 उठा लिया। फॉर दैट स्टूडेंट आईडी इज इट ट्रू दैट वी नीड टू रिकॉर्ड जस्ट वन नेम, इसके लिए सिर्फ एक नेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो डू वी नीड टू रिकॉर्ड मेनी नेम्स अगेंस्ट S002 के अलावा एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रखने हैं? नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए हमने एक ही डाटा रखना है, जस्ट वन। विल दिस बी ट्रू फॉर एवरी स्टूडेंट आईडी? हाँ बिल्कुल, सबके लिए रहेगी ये। अगर आपका स्टूडेंट आईडी 1 2 3 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही नाम हो सकता है ABC, और ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। यहां पे मैंने एग्जांपल S0002 से लेके चला है। S002 जो स्टूडेंट आईडी होगा वो किसी एक स्टूडेंट को ही बिलोंग करेगा, ब्रूस ली को, किसी और को नाम नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टूडेंट आईडी फंक्शनली डिटरमाइंस नेम। स्टूडेंट आईडी FD है नेम पे, तो हम इसको दिखा देते हैं। तो आईडी और नेम का मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। एक और आसान एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देसी से एग्जांपल है, ठीक है ना। देखिए जरा, जैसे कि ये टेबल है रोल नंबर का, ठीक है, और ये टेबल है मार्क्स का। सेम यहाँ पे भी ये टेबल है रोल नंबर का, ये टेबल है मार्क्स का। रोल नंबर में रखे 1 2 3 4। रोल नंबर 1 के मार्क्स है 11, रोल नंबर 2 के मार्क्स है 15, रोल नंबर 3 के मार्क्स है 11, रोल नंबर 4 के मार्क्स है 16। अब मैंने एंट्री रिपीट कर दी, रोल नंबर 3 रिपीट हो गया, उसके मार्क्स है 15 मान लो। अब आप ये देखो, जब आप रिजल्ट देखने जाओगे तो यहाँ पे रोल नंबर 3 के मार्क्स कितने दिखा रहा है? 11। और अगर आपने ये वाला रिकॉर्ड देख दिया तो रोल नंबर 3 के मार्क्स कितने दिखा रहा है? 15। ये कैसे हो सकता है यार, एक रोल नंबर 3 के दो अलग अलग मार्क्स कैसे हो सकते हैं?
तो ये गलत है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गलत है। अब यही सिचुएशन अगर ऐसे हो जाए 1 2 3 4 3 11 15 11 16 15, तो रोल नंबर 3 के कितने मार्क्स हैं? 11 मान लो, और रोल नंबर 3 के कितने मार्क्स हैं? यहाँ पे भी 11 है, तो ये एफ डी ट्रू करेगा। रोल नंबर मार्क्स पे एफ डी बना रहा है, क्योंकि हाँ एक रोल नंबर के लिए एक ही मार्क होने चाहिए। अगर रोल नंबर की एंट्री रिपीट हो रही है तो मार्क्स चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 अगर रोल नंबर है तो 11 22 33 दिस इज फाइन, ठीक है ना। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ स्टूडेंट आईडी, फॉर ईच वैल्यू ऑफ रोल नंबर देयर शुड बी 1 और नो नेम, एक ही नेम होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। You should also read this as every student ID has just one name, या every student roll number just have 1 marks। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। अब जब ये हम डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं कि अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एफ डी है, ठीक है ना, और ये इसको हम बोलते हैं फंक्शनली डिटर्मिन्स, ठीक है ना। ये फंक्शनली डिटर्मिन कर रहा है इसको, तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आईडी को, और इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और रूल ये होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट देयर शुड बी एग्जैक्टली 1 वैल्यू इन द डिटर्मिनेंट। सो वही चीज़ समझाया गया, जो लेफ्ट में एट्रीब्यूट होगा वो एफ डी कहलाता है, जो राइट में होगा वो एफ डी होगा डिटर्मिनेंट, उसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो ये आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाता है। तो आई होप आपको एफ डी समझ फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ लग गई होगी कि एक कॉलम के लिए दूसरे कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट आईडी उठाओ आप S0003, ठीक है ना। विल देयर एवर बी मोर देन 1 डेट ऑफ बर्थ, क्या इस बंदे की एक से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी S03 की? नहीं, वो भी एक होगी। तो स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी एफडी बना रहा है, ठीक है। प्रोग्राम आईडी से स्टूडेंट आईडी, एक प्रोग्राम आईडी के लिए मल्टीपल स्टूडेंट आईडी। टू टेस्ट द यू मस्ट आस्क डज एवरी प्रोग्राम आईडी हैव जस्ट 1 स्टूडेंट आईडी? कैन यू हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द सेम प्रोग्राम और नॉट? ऑब्वियसली यस। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, नो दिस इज नॉट फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये नहीं है। स्टूडेंट आईडी इज नॉट ट्रू बिकॉज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये आपका टेबल गलत है, प्रोग्राम आईडी और स्टूडेंट आईडी एफडी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगला टॉप कॉलम देखते हैं। डज डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट आईडी? टू टेस्ट यू मस्ट आस्क इज इट एवर पॉसिबल फॉर ए सिंगल डेट ऑफ बर्थ टू लीड टू मोर देन 1 स्टूडेंट आईडी? हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकती है। फॉर इट टू बी एन एफडी द डीओबी मस्ट लीड टू जस्ट 1 स्टूडेंट आईडी, ठीक है ना। तो ये भी मुश्किल है, ठीक है ना। इस तरीके से even though the data is currently in the table says that each date of birth leads to just 1 student ID, it must be true for all the data। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5/5/1985 को राकेश सिंह भी हुआ है, 5/5/1985 को डोना नोबेल भी हुई है। तो 2 डेट ऑफ बर्थ की एक वैल्यू तुम अलग अलग नेम्स को लेके आ रही है, ठीक है ना। तो ये एफडी नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। इट्स पॉसिबल टू हैव कॉम्पोजिट एफडीज। तो अब ये भी हो सकता है कि भैया एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, एक कॉम्पोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। इसको आप फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कह सकते हो, जब 2 कॉलम मिलकर किसी एक कॉलम पे एफडी बना रहे हो। अब एक कॉलम नहीं रह जाएगा, जैसे अभी हमने किया था कि रोल नंबर जो है मार्क्स पे एफडी बना रहा है, या स्टूडेंट आईडी जो है वो नेम पे एफडी बना रहा है। तो कंपोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी या फुली फंक्शनल डिपेंडेंसीज में ये 2 कॉलम या 2 से ज्यादा कॉलम का मिक्सर हो जाएगा। स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलके ग्रेड पे एफडी बना रहा है, ठीक है ना। तो मिलके आ जाए तो इसको हम कंपोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है ना। फॉर ए गिवन स्टूडेंट आईडी से दिस देयर अ सिंगल ग्रेड? नो, उसके एक से ज्यादा ग्रेड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेड इज नॉट ट्रू। और ये भी होता है, अगर मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर मैं कंपोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी अगर इस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं तो होना ये चाहिए स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलके ग्रेड पे एफडी बनाने चाहिए। लेकिन इंडिविजुअली जो भी ये हैं, स्टूडेंट आईडी ग्रेड पे एफडी ना बनाए और कोर्स आईडी ग्रेड पे एफआईडी ना बनाए, तभी इस कंडीशन को कंपोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी माना जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जरा, तो कलेक्टिवली स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी आपके ग्रेड को यूनिकनेस दे रहे हैं, अकेला स्टूडेंट आईडी नहीं दे रहा है। क्योंकि आप देखो S01 का रिकॉर्ड ग्रेड सी को भी पॉइंट आउट कर रहा है और 01 का रिकॉर्ड ग्रेड डी को भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये तो एफडी नहीं हुई, ठीक है ना। अब पिक करते हैं आगे कोर्स आईडी पे। कोर्स आईडी पे भी यही दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। कोर्स आईडी 26 जो है ये किसको पॉइंट आउट कर रही है? ग्रेड सी को। लेकिन ये आगे किसको पॉइंट कर रही है? ग्रेड एचडी को। तो इसके लिए भी नहीं है। लेकिन कलेक्टिवली अगर बात करें तो S001 इन CSO, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं ये करूं कि इन दोनों के लिए 01 आईडी वाले
26 नंबर कोर्स वाले का ग्रेड क्या है, तो वो सी ही है, और कोई पॉसिबिलिटी निकल ही नहीं रही। अगर 26 आता है तो ये नेम चेंज हो जाता है, और 1 आता है तो ये चेंज हो रहा है। तो कलेक्टिवली दे शुड एफडी ऑन ग्रेड, बट इंडिविजुअली दे शुड नॉट एफडी ऑन ग्रेड, ठीक है ना। तो इसी को हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहते हैं, ठीक है ना। अगर एक्स ए को एक्स बी को एक्स सी को कर देंगे, दीज थ्री इन अ सिंगल लाइन एक्स ए बी सी को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। यहाँ तक के लिए बहुत है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी चला जाएगा। बाकी के कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में कवर अप करूँगा, ठीक है ना। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।